स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे संसदीय शब्दावली के बारे में लगभग 50 प्लस मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को। इसमें जो कि प्रमुख संसद की समिति है उनके बारे में देखेंगे, जो प्रमुख प्रस्ताव है इनके बारे में देखेंगे और जो प्रमुख विधेयक है इन सभी के बारे में देखेंगे। तो उन सभी के बारे में थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग इन सभी 50 क्वेश्चन को कवर कर ले। आपको सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से 4 से 5 प्रश्न निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, साधारण विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? जो साधारण विधेयक है तो इसे किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा या किसी में भी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किसी में भी पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है? यानी कि इस विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी धन विधेयक या ऑप्शन डी वित्त विधेयक। तो इसका सही जवाब होगा धन विधेयक। धन विधेयक को जो कि संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य नहीं होती है? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी वित्त विधेयक या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। इन सभी में जो कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य नहीं होती, सिर्फ जो कि धन विधेयक है इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण विधेयक में राज्यसभा को अधिकतम कितना समय दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 6 महीना या ऑप्शन डी 2 वर्ष। साधारण विधेयक में राज्यसभा को अधिकतम जो कि 6 महीने का समय दिया जा सकता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किनके पास है? जो संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है तो यह किनके द्वारा बुलाई जाती है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो संयुक्त अधिवेशन होती है तो इसकी अध्यक्षता जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, परंतु संयुक्त अधिवेशन बुलाई राष्ट्रपति के द्वारा जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, किनके हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी विधेयक कानून बनती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक जो कि कानून बनती है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो संविधान संशोधन है तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के लिए कितना प्रतिशत राज्यों के विधानसभा से पारित होना अनिवार्य होता है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 33% या ऑप्शन डी 50% से अधिक। तो ऑप्शन डी 50% से अधिक राज्यों के विधानसभा से भी पारित होना अनिवार्य होता है। वर्तमान में 28 जो कि राज्य है तो कम से कम 15 राज्य के विधानसभा से पारित होना भी अनिवार्य होता है, तब जाकर कोई भी संविधान संशोधन विधेयक जो कि कानून बन पाती है। क्वेश्चन नंबर 10, धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 में है। क्वेश्चन नंबर 11, कर को लगाना या कर को समाप्त करना यानी कि जो टैक्स होता है इसे लगाना या समाप्त करना किस विधेयक के अंतर्गत आता है?
तो यह धन विधेयक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करते हैं? कि जो कोई भी विधेयक है या धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करते हैं? तो इसका फैसला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, धन विधेयक को सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? जो धन विधेयक होते हैं तो इसे किस सदन में लाया जाता है? तो इसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 14, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 6 महीना या ऑप्शन डी 2 वर्ष। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम जो कि 14 दिनों तक रख सकती है। यदि 14 दिन के अंदर इसे पारित नहीं करते तो इस कंडीशन में जो यह विधेयक है यह पास मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल मंत्रियों के द्वारा ही लाया जा सकता है? तो इनमें से जो धन विधेयक होते हैं यह केवल मंत्रियों के द्वारा ही लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, अविश्वास प्रस्ताव किनके द्वारा लाया जाता है? अब यहाँ से जो कि जितने भी प्रमुख प्रस्ताव है इनके बारे में देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किनके द्वारा लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो कि विपक्ष दल के द्वारा लाया जाता है, कि जो सत्ता दल है उन्हें बहुमत जो कि यदि प्राप्त है तो बहुमत साबित करे। क्वेश्चन नंबर 17, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव जो कि लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है? जो अविश्वास प्रस्ताव है तो इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अब तक लोकसभा में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव जो कि लाया जा चुका है? तो अब तक लोकसभा में 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज़्यादा किस प्रधानमंत्री पर लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज़्यादा जो कि इंदिरा गांधी की सरकार में 15 बार लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में जो कि 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के जो कि सरकार में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, विश्वास प्रस्ताव किनके द्वारा लाया जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव जो कि सत्ता दल के द्वारा लाया जाता है बहुमत सिद्ध करने के लिए लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से विश्वास मत हासिल न करने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी, चंद्रशेखर या इनमें से सभी। तो विश्वास मत हासिल न करने वाले प्रधानमंत्री इनमें से सभी है, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और एक और है बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, निंदा प्रस्ताव किनके द्वारा लाया जाता है? तो निंदा प्रस्ताव यह भी विपक्ष दल के द्वारा लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में संसद के कितने प्रकार हैं? जो संसद है तो संसद के जो सत्र है इनके कितने प्रकार हैं? बताइए, संसद के जो सत्र होते हैं इनके कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। क्वेश्चन नंबर 26, 2 सत्रों के मध्य कितने दिनों से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए?
तो ऑप्शन सी 6 महीना से अधिक 2 सत्रों के मध्य जो कि अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, संसद के बजट सत्र कब से कब तक चलती है? जो संसद के बजट सत्र है तो यह कब से कब तक चलती है? तो ऑप्शन ए यह फरवरी से मई तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 28, सत्र के बैठक की स्थगन किनके द्वारा की जाती है? जो सत्र की बैठक होती है तो जो इसकी स्थगन की जाती है तो यह किनके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, सत्र के सत्रावसान किनके द्वारा की जाती है? यानी कि कोई भी एक सत्र है, इसकी समाप्ति को ही सत्रावसान कहा जाता है, तो यह किनके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा का विघटन किनके द्वारा की जाती है? यानी कि जो लोकसभा है इसे भंग कर दिया जाता है समय से पहले, तो यह किनके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं जितने भी महत्वपूर्ण समितियां हैं इनसे जो प्रश्न बनते हैं इनके बारे में। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? इनमें से स्थायी समिति जो कि सभी है, ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, उपक्रम समिति। क्वेश्चन नंबर 33, स्थायी समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो स्थायी समिति है तो इनके कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? बताइए इनमें से कौन है जो अस्थायी समिति है? तो ऑप्शन बी जांच समिति। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी समिति कौन सी है जो कि सबसे पुरानी समिति है? तो इनमें से सबसे पुरानी समिति जो कि लोक लेखा समिति है। क्वेश्चन नंबर 35, लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? जो लोक लेखा समिति है इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो कि 1921 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन के नाम से किस समिति को जाना जाता है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन सी विभागीय समिति, ऑप्शन डी जांच समिति। लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन के नाम से जो कि प्राक्कलन समिति को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, किस समिति में मंत्रिपरिषद के कोई भी सदस्य जो कि शामिल नहीं होते हैं? तो ऑप्शन डी लोक लेखा समिति में जो कि मंत्रिपरिषद के कोई भी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? जो लोक लेखा समिति है और जो इनके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है यह किनके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किस दल से चुना जाता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को जो कि विपक्ष दल से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है? बताइए सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी स्थायी समिति जो कि प्राक्कलन समिति है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, प्राक्कलन समिति के गठन का सुझाव किसने दिया था?
प्राकरण समिति का सुझाव जो कि जॉन मथाई के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, प्राकरण समिति के गठन के समय जॉन मथाई किस पद पर आसीन थे? तो उस समय वह वित्त मंत्री के पद पर आसीन थे। क्वेश्चन नंबर 46, प्राकरण समिति में लोकसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं? प्राकरण समिति में लोकसभा से जो कि 30 सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, प्राकरण समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो ऑप्शन डी, कोई सदस्य शामिल नहीं होते हैं। जो प्राकरण समिति है तो इसमें 30 के 30 सदस्य जो कि लोकसभा से शामिल होते हैं, इसीलिए राज्यसभा से इसमें कोई भी सदस्य शामिल नहीं होते। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, प्राकरण समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन सी, 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 49, लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल मिलाकर 22 सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, लोक उपक्रम समिति में राज्यसभा से कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो इसमें राज्यसभा से कुल मिलाकर 7 सदस्य शामिल होते हैं, वही लोकसभा से 15 सदस्य शामिल होते हैं और कुल मिलाकर इसमें 22 सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एससी और एसटी कल्याण समिति में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो इसमें कुल मिलाकर 30 सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, एससी और एसटी कल्याण समिति में कितने लोकसभा से सदस्य शामिल होते हैं? एससी और एसटी कल्याण समिति में लोकसभा से जो कि 20 सदस्य शामिल होते हैं, वही राज्यसभा से इसमें 10 सदस्य शामिल होते हैं और कुल मिलाकर इसमें जो कि 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, विभागीय समिति में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? विभागीय समिति में कुल मिलाकर 31 सदस्य शामिल होते हैं, इसमें से 21 जो कि लोकसभा से और 10 जो कि राज्यसभा से शामिल होते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।